अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, TLP माहिदे पर अमल दरामद जारी है और इसके साथ साथ अभी तक 1000 से ज़ायद कारकुनान रिहा हो चुके हैं। 1000 मजीद कारकुनान को रिहा करने का मंजूरी इस वक्त जारी हो चुकी है। उसके साथ साथ साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो दायर अपील थी उसको भी वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, माहिदा तो हो चुका है, लेकिन सवाल अब तक यह है कि माहिदा सामने क्यों नहीं आ रहा और ये जो ना सामने आने वाला माहिदा है इस पर तनकीद जारी है। क्या इसके अलावा जो भी डायलॉग हुए हैं इसके अलावा और कोई हल था? इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी, काबीना इजलास और इत्तेहादियों से इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़रा से खफा क्यों नजर आए हैं, वो इनसाइड स्टोरी भी आपसे इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे 9 अफराद के कत्ल का लर्जा खेज वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। अंधाड़ गैंग कानून की गिरफ्त से बाहर हो चुका है, लोगों ने असलहा उठा लिया है। पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली राकों के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया है। ये क्या स्टोरी है, आपके साथ फॉलो अप शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ आज प्रोग्राम मुझे ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। जनरल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। मुआहिदा हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कारकुनान वापस भी जाना शुरू हो चुके हैं। जो मुआहिदा था उसके ऊपर उसके जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर भी अमल दरामद तो शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट इस वक्त तमाम ऑपोजिशन पार्टीज भी उठा रही हैं वो ये कि मुआहिदा सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये तो मुआहिदा अभी तक हमारे सामने भी नहीं आया, तो ये क्या मामला, इस मुआहिदे को छुपाया क्यों जा रहा है? जी, मेरा ख्याल है कि मुआहदे की कुछ शिकें ऐसी होती हैं कि जिनको किसी भी तरफ ले जाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा हो जिसमें कमजोरी गवर्नमेंट की नजर आए तो सब शोर मचा देते हैं, देखें जी गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए, गवर्नमेंट बिल्कुल आगे उनके लेट गई। और अगर कोई ऐसा हो कि गवर्नमेंट की सख्त गिर है जी और गवर्नमेंट जो है ना अपने लोगों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे दुश्मनों के साथ बिहेव करे, तो आप ही लोग हैं जो छोड़ते ही नहीं किसी तरीके से कुछ भी। तो मेरा ख्याल है मुआहदे की वो शिकें जो मख्फी रखी गई हैं उसकी कोई वजह होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो मेरा अपना तजरिया है कि देखें ये एक ब्लोन अप सिचुएशन थी जिसको डिफ्यूज किया गया है, लेकिन ब्लो अप ये क्यों हुई इसमें नाअहली बिल्कुल नजर आती है, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो चाहे पुलिस की हो, कि आपने सिचुएशन को यहाँ तक क्यों बनने दिया जो कि ये यहाँ तक मामला पहुंचा। फिर ये कि अगर आपने वादे किए हुए थे तो बेहतर नहीं था कि ये सारी सिचुएशन डेवलप होने से पहले वो मान लेते, बजाय इसके कि जब उन्होंने अब इसका ये मतलब होगा कि हर कोई ये समझेगा कि हम प्रेशर डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये इट इज अ सैड सिचुएशन। और ये जब हम कहते हैं ना नईम खालिद लोधी साहब, द पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे जो सोल्यूशन है वो डायलॉग्स में ही था। अगर डायलॉग्स आज ना होते तो कल को होते। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन बात यह है कि डायलॉग जिस नहज पे होता है, जिस लेवल पे होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसकी हुई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये डायलॉग हुआ है, तो चले हम बात नहीं करते, खामखा किसी की सुबकी ना हो। तो बात यह है मेरी बहन के जब आप रिट की बात करते हैं तो रिट एक दिन में कायम नहीं होती, रिट ओवर ए लॉन्ग टाइम कायम होती है। देखा जाता है कि यहाँ पर बाकी इलाकों में कैसे रिट कायम है, यहाँ पे जो डकैतियां हो रही है उनके बारे में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बच्चों के रेप हो रहे हैं उनके बारे में क्या हो रहा है, जब एक चरपाई के ऊपर लाश रख के 4-4 घंटे के लिए सड़क बंद हो जाती है उसमें क्या हो रहा है। तो अगर हुकूमत ये अचानक ये फैसला कर ले कि आज से हम रिट कायम करेंगे तो ये तो नहीं होंगे। जो आपको काम करने चाहिए थे, पुलिस रिफॉर्म्स, नथिंग हैज बीन डन, जुडिशियल रिफॉर्म्स, नथिंग हैज बीन डन, प्रोसिक्यूशनल रिफॉर्म्स, नथिंग हैज बीन डन। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर कानून नाफिज करने का एक कोई मैकेनिज्म होता ना, जब वो मैकेनिज्म नापैद है तो रिट आप किधर से लेकर आएंगे? ये जो मैकेनिज्म नापैद है ये आपको ये लैप्सेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नजर आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ये चीजें ये लावा पकना शुरू होता है और जाकर फिर नेशनल लेवल पर जाकर ये इस अंदाज में नजर आना शुरू होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो हमारी जो पुलिस का हाल है, जो बुनियादी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इदारा है, वो पुलिस का है। और ये पुलिस का जो फेलियर है वो वाकई वो आपने जो बात की कि जो वो रिफॉर्म्स जो हैं वो कहाँ हैं, तो ये तमाम चीजें पुलिस के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैकेनिज्म है उधर से शुरू होती हैं और ये वहां का फेलियर है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर हो
तो तभी कोई आपको फीडबैक मिल सकता है ना कि वहां पर क्या हालात हैं। आज मतलब किसी मुल्क में ये तसव्वुर ही नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के बगैर, लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर डिलीवर कर सके। कौन आपको पीने का पानी देगा, कौन आपकी सीवरेज का ख्याल रखेगा, कौन आपके मुर्दे दफनाने का इंतजाम करेगा, कौन बच्चे पैदा होने के रिकॉर्ड रखेगा? ये सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर होता है, जिसको आप म्यूनिसिपल फंक्शंस कहते हैं। जब वो है ही नहीं तो इसका मतलब ये कि अ बिग पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज मिसिंग, और बिग पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज मिसिंग, तो फिर आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे? यू कांट डू एनीथिंग। सर इसमें आपको सुबकी किसकी नजर आती है? क्योंकि देखें, जो रियासत है उसने तो अपनी रिट जो है वो स्टैब्लिश की, कानून के उनको धारे में लेकर आए, उनसे रोड हाली करवाई, उनको फ्रांस के सफीर वाला, गर्चे वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबे में शामिल नहीं था, लेकिन ये स्टैब्लिश तो था, परसेप्शन तो यही थी। इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि जो साद रिजवी जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से, लेकिन उसमें भी जाहिर है जो कोर्ट ऑफ लॉ है मामला वहीं पर सेटल होगा। तो इसमें यह तासुर क्यों दिया जा रहा है कि हुकूमत की सुबकी हुई या इन्होंने घुटने टेक दिए? बिलाखिर मुआहिदा या मुज़ाकरात तो किसी स्टेज पर होने ही थे। आप ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है किसी की सुबकी नहीं हुई है, और एक अच्छा दरमियानी रास्ता निकाला गया है, और इसमें उलमा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑपोजिशन ने भी इसको एक्सप्लॉइट करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, वरना आपको पता है कि ऐसा मौका आता है तो लोग पूरे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑल सेड एंड डन, ये जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, वहां पर जब सिचुएशन को सही तौर पे परखा गया है, तो वहां पर ये मेरे ख्याल फैसला कर लिया गया था कि किस तरीके से करना है। तो एक लेवल तरीके से मेरे ख्याल इसको डील किया गया है कि ना तो आप बिल्कुल एक लाइन से पीछे हटे हैं, ना ही आपने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया है। रियासत अपनी रिट कायम करने में कामयाब रही है, और दूसरी तरफ टीएलपी की अगर हम बात करें तो वो भी किसी हद तक अपने मुतालबात मनवाने में कामयाबी हुई है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में डन इज डन, लेकिन बैक पर गलतियां क्या थी? सिद्दीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दोनों तरफ, या टीएलपी की बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, दोनों तरफ से क्या क्या गलतियां हुई हैं? देखिए मारिया, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो मुस्तकिल तौर पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी ये लिखी जब आप बात कर रहे थे, तो वो जो देखने वाले हैं वो एक एक बात की तस्दीक करेंगे कि हमारा यही मौक़िफ़ था। आदिल बड़ाई साहब हों, मैं इस प्रोग्राम में पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ, हमने दोनों तरफ से बताया कि कौन क्या गलत बयानी कर रहा है। पहले हुकूमत की सतह पर आ जाते हैं, क्या गलत बयानी की गई। हुकूमत ने कहा जी इनको भारत सपोर्ट कर रहा है, हुकूमत ने कहा इनको भारत से फंडिंग हो रही है, 27 क्लाशन बरदार इनमें शामिल हो चुके हैं, सोशल मीडिया इनका भारत से चल रहा है। ये गलत बयानियां थी। अगर भारत इनके पीछे था तो आपने उनसे डील क्यों किया? अगर भारत से फंडिंग हो रही है, आप उस बंदे को पकड़ते क्यों नहीं है? आप हर जमात के बारे में, पीटीएम के बारे में आपने कहा भारत से सपोर्ट मिल रही है, आप हर जमात के बारे में भारत से सपोर्ट मिल रही है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, उसके बाद ये हमने बताया था कि सोशल मीडिया से सपोर्ट एज ए जमात टीएलपी नहीं ले रही, लेकिन भारत इसके ऊपर जरूर ट्वीट्स कर रहा है। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो भी सूरत-ए-हाल हो एक्सप्लॉइट किया जाए। फिर जनाब ये कहा गया हुकूमत की तरफ से बाद लोगों ने कि बस अब ये मिलिटेंट ग्रुप है, अब इनसे ताकत से ही निपटा जाएगा, बातचीत नहीं होगी। फिर ये है कि ये भी हम बता चुके थे कि हुकूमत के इदारों ने जो करना था, सिविलियन इदारों ने जब इनको नजरबंद किया साद रिजवी को, उसके बाद दूसरी बार नजरबंदी बढ़ाई, तीसरी बार बढ़ाई, फिर 3 फोरम्स पे हुकूमती इदारों को सुबकी हुई, पसपाई हुई, 3 फोरम्स पे साद रिजवी के हक में फैसला आया। इसका मतलब क्या था कि हुकूमती सिविलियन इदारों ने जो सबूत, शवाहिद, चीजें पेश करनी थी वो पेश करने में नाकाम हुए। उसके बाद जनाब अगर इनके पास सबूत थे, जो इन्होंने पिछली बार इसको कलअदम किया था, तो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा? आप इलेक्शन कमीशन को इल्जाम दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आपने भेजना था, इलेक्शन कमीशन का काम तो बाद में आता था। फिर उसके बाद यह है कि हम ये बार बार कह रहे थे कि इसको पॉलिटिकल, और मैं नईम साहब को सुन रहा था पिछले हफ्ते डॉन पे, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बात की, बल्कि मैं आदिल बड़ाई साहब से बात भी कर रहा था इस चीज़ पे। नईम खालिद लोधी साहब ने जो बातें कही थी डॉन टीवी पे। अब आ जाए टीएलपी ने क्या क्या गलत किया। टीएलपी, हम पहले दिन से ही बात बता रहे थे कि टीएलपी का मुतालबा अब सफीर वाला है ही नहीं, उनके अब ये पॉलिटिकल जो है वो मुतालबात हैं, साद रिजवी की रिहाई, 4th शेड्यूल वाला, कलअदम खत्म करने वाला। लेकिन पब्लिक में परसेप्शन क्या बनाई रखी टीएलपी ने कि ये जनाब सफीर का मामला है, नमूस रिसालत अस्सलाम का मामला है, और इनकी जितनी सपोर्ट थी मसाजिद में अवामी सतह पे वो सारी इस पॉइंट के ऊपर थी। ये मेन जो कोर है टीएलपी की, ये उसकी जानिब से मुतालबा नहीं था। ये उनके जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते थे वहां इनका मुतालबा ही नहीं था, लेकिन अवाम में सपोर्ट इनकी इसी पे थी, और ये अवाम को यही बताते रहे। तशद्दुद इन्होंने किया, गलत किया पुलिस के ऊपर, ये कहते हैं ये एजेंसीज के लोग हैं, कोई और था, पकड़ने दे पे जो थे, ये इन्होंने किया। फिर ये है कि लीडरशिप के हाथ से भी इनके कारकुन निकल गए थे, जितने इन्होंने जज्बात उभारे, 2nd और 3rd टियर की लीडरशिप। यही वजह है कि आप देखें मुफ्ती मुनीब जो है
उन्होंने जब जाके गुफ्तगू की, कारकुनान ने नारे लगाने शुरू किया, हम नहीं जाएंगे। बड़े तरीके से उनको वहां से उठा के और एक और जगह जो है वो मुंतकिल किया गया। फिर आज है जनाब आखिरी मीडिया और सोशल मीडिया का। फवाद साहब तारीफ तो कर रहे हैं ना मीडिया की, ये मीडिया के लोग थे सोशल मीडिया पे जो सारा कुछ कर रहे थे, जिनकी फवाद साहब तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि फवाद साहब का जो मौकफ है उस मौकफ में 2-3 चैनलों ने प्रोमो बना के चला दिए, तो फवाद साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि फवाद साहब के मौकफ से वो मुत्तफिक हैं वो चैनल्स। वरना जितना घिनौना किरदार मीडिया के लोगों ने अदा किया है सोशल मीडिया के ऊपर, क्यों? जब हुकूमत उनके ऊपर तशद्दुद कर रही थी, इन्होंने कहा जी तशद्दुद किया गया है, हालांकि पहले कानून उन्होंने हाथ में लिया। जब हुकूमत मुज़ाकरात करने लगी, इन्होंने कहा रियासत लेट गई है। ये वो तबका है मारिया जो पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार चाहता है, बदमनी चाहता है, सिर्फ इमरान खान की नफरत में, बुग़्ज़ में, फौज की नफरत में, बुग़्ज़ में। अगर फौज ऑपरेशन करती, अगर फौज रेंजर्स ऑपरेशन करती और यहां से लाशें गिर जाती, ये सारे का सारा तबका जो फौज के खिलाफ इस वक्त मुज़ाकरात के ऊपर खड़ा है, ये फिर फौज पे इस बात पे भी मुखालफत करते कि जी फौज ने ये जुल्म किया है। तो मैं सवाल करना चाहूंगा एक, इसके बाद मारिया आपकी इजाजत से नईम खालिद लोधी साहब से, कि सर ये बताइए कि इस बात पे बड़ी तनकीद हो रही है कि जब नवाज शरीफ के दौर में टीएलपी आई तो ट्वीट करके फौज की तरफ से बताया गया, ISPR की जानिब से, कि फौज ने हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि ताकत हाल नहीं है और मुज़ाकरात के जरिए ये बातचीत करके और ये मामला हल किया जाए। और अब बातचीत की फौज ने, लेकिन उनको ट्वीट नहीं आया, ओपनली नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस ट्वीट का रद्द अमल भी आपको याद होगा कि फिर सबने कहा कि ये फौज खुद ही लेकर आई थी, इसलिए कह रही है कि आप इनके ऊपर वो ना करें। तो आपको ये भी पता है अल्टीमेटली जब सारी सिचुएशन फौज के हवाले कर दी गई और फौज ने मुज़ाकरात किए और उसके बाद जब वापस चले गए तो फिर कहा जी देखा जी पैसे बांट रहे हैं। और सर ये तासुर तो अभी भी है कि हुकूमत इस मामले में कमजोर रही है और मुज़ाकरात कहीं और जानिब से हुए हैं। मतलब ये कि मुज़ाकरात, मेरा ख्याल इस दफा जो मुज़ाकरात की कामयाबी है वो स्क्वायरली उलमा कराम के सर है, और मेरा ख्याल किसी और को, ठीक है आर्मी चीफ का आया है बात कि उन्होंने भी इसमें मुदाखलत की, तो आर्मी चीफ पाकिस्तानी है ना भाई, इसी मुल्क के हैं, अगर वो कोशिश करके किसी चीज को डिफ्यूज कर सकते हैं। फौज इसलिए कोशिश करती है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता फौज और अवाम आमने सामने हो जाए, चाहे वजह कोई भी हो, देन दैट इज द लास्ट थिंग। वो आखिरी चीज, फौज को हवा में गोलियां चलाना नहीं सिखाया गया। फौज या तो बात करती है, लाइन लगा देती है, उसके बाद कहती है इससे आगे आपने नहीं आना, उसके बाद आपको अपना फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। फौज इस चीज को नहीं अच्छा समझती, फौज इसको सबसे ज्यादा नापसंद करती है कि हमें अपने लोगों से डील करना पड़े। इसलिए होता ही है कि जब हम अपने, जो बाकी लोग डील कर रहे होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि भाईजान कोई ऐसा काम ना करना कि अल्टीमेटली ये हमारी गोद में आ जाए सारा मामला। इसलिए फौज इंटरफेयर करती है, जायज करती है। अदरवाइज ये पुलिस आगे से हट जाती है, रेंजर्स अगर इधर उधर हो जाए तो फौजी खड़े हैं और वो अवाम खड़े हैं। जी आगे चुनाव पे तो यही सूरत हाल थी जी, क्योंकि रेंजर्स को तो यही कहा गया था कि इनको आगे नहीं आने देना, और उनके पास तो लाठियां नहीं होती, और वही रेड लाइन थी। और खुदा का शुक्र है कि उस रेड लाइन से कबल मामला तय पा गए हैं, क्योंकि उसमें नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही होना था। उसमें आम शहरी जो है, मासूम लोग जो हैं, खुदा न खास्ता उनकी जानों का नुकसान हो सकता था। लेकिन जनरल साहब ये बताइए कि जो भारत की फंडिंग का ये जो हर दूसरे दिन इल्जाम लगा दिया जाता है, बाद में वो चीज साबित भी नहीं होती, और फिर उसी जमात के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। अगर फंडिंग हो रही होती या ऐसी कोई चीज होती तो रियासती इदारों के पास इसके सबूत होते। तो ये वज़रा की जानिब से ये जो बात की जाती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी कोई फंडिंग होती है? अगर होती है तो सबूत तो होते होंगे ना यकीनन। जी देखें, बात यह है कि फंडिंग होती है इतनी बड़ी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर मिसाल के तौर पे 2 बंदे आप इंसर्ट कर दें, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और उनकी आप फंडिंग शुरू कर दें, तो यही कहा जाएगा ना कि इस जमात में फंडिंग हुई है। असल में ऐसा नहीं होता कि खुदा न खास्ता उनकी लीडरशिप या जो मेजर मैसेज हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इस केस में जो फंडिंग के सबूत इनके पास हैं वो ये हैं कि जो मीडिया हाउसेज, जो सोशल मीडिया के लोग इसके ऊपर पीछे से धड़ाधड़ इस चीज को उछाल रहे थे, उनकी फंडिंग भी हो रही थी। और ऐन मुमकिन है कि 2-4 लोग इसके अंदर इंसर्ट कर दिए गए हों, बंदूक बरदार, जो कि असल में इन लोगों का हिस्सा नहीं थे। क्या पता चलता है लाखों के हजारों के क्राउड में। तो ये दोनों बातें दुरुस्त होती हैं कि ये फंडिंग हो रही होती है, लेकिन ये फंडिंग इस पार्टी को नहीं हो रही होती। लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन फंडिंग की बात होती जनरल साहब। जी इंडियन फंडिंग जरूर हुई होगी, मतलब आई एम वेरी श्योर, लेकिन वो फंडिंग ऐसे किसी, ना तो इनके किसी लीडर के लिए हुई होगी, ना मेजर मैसेज के लिए होगी। वो जो उन्होंने अपने बंदे अंदर डाले हैं
जो कि होते हैं, जासूस होते हैं, कोई अपने आप के स्लीपर सेल होते हैं, उनकी फंडिंग होती है। जो ये मीडिया ने, सोशल मीडिया पीछे से जो इतने इस बात को उछाल रहे थे, उनकी फंडिंग हो सकती है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फंडिंग होती है, इसलिए ये ना समझा जाए कि हुकूमत झूठ बोल रही थी। जल साहब, लेकिन इमरान ये खान है कि साहब आप का इमरान खान साहब का स्टैंस किस तरह आप इसको देखते हैं? उनकी इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी होती है कि जी रियासत जो है उसको ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने यही कहा था कि ये जो सिक्योरिटी कमेटी के जो मीटिंग थी, इसमें भी ये बात हुई थी कि यानी आखिरी हद तक मुज़ाकरात में जाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद कुछ और चाहते थे और बाद में फिर बिल आखिर उनको मजबूरी से मुज़ाकरात करने पड़े। आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? लेकिन इसमें एक चीज ऐड अप भी करूंगी कि अगर हमारे वुज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उसमें एक सख्त स्टैंड उनकी तरफ से आता है, तो क्या ये वन साइडेड स्टैंड है या एक कलेक्टिव स्टैंड है जो पीटीआई का या हुकूमत का होगा? जी देखिए, मैं दोनों बातों को इस तरीके से कवर करूंगा कि पहले तो जो वजीर आजम है इमरान खान साहब, वो एक इंसान है, और इंसान अगर मुशावरत की बिना पर कोई चीज समझ जाए तो फिर उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि भी वो अल्टीमेटली जो उनका फैसला होता है दैट इज इम्पोर्टेंट जो भी है। अगर पहले वो कोई सोच रखते थे, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जब उनको हकायक का ज्यादा पता चला कि ये कितने लोग हैं, इनको कैसे काबू किया जा सकता है, तो वो फिर मैं समझता हूँ इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने कही है, देखिए जब ऐसे सेंसिटिव मामलात हों तो हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल एक बंदे को मुकर्रर कर दें कि आपके अलावा किसी ने नहीं बोलना। और दूसरी बात, ऐसा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। सियासत में तो ये चीज, मैं हालांकि सियासतदान नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कभी भी कोई वक्त कोई जुमला बोलना पड़े तो ऐसा बोलूंगा जो मैं कोने में खुद ना फंस जाऊं, बल्कि मेरे निकलने का रास्ता मौजूद हो। तो ये जो जिस किस्म के जुमले अदा किए गए, ये तो अपने आप को कोने में डालने वाले। लास्ट क्वेश्चन करूंगी जल साहब, ये बताइएगा कि टीएलपी की आप कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो हमारा करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट है? इसकी हकीकत, इसकी यानी जो एक पॉलिटिकल रियलिटी तो जन साहब ये है ना, यही वजह कि इसे दोबारा सियासी धारे में मजबूरन लाना पड़ रहा है। इससे पहले तो ऐसा तासुर नहीं दिया जा रहा था। तो आखिर ये हकीकत तो है, ये कितनी अहम ये डेवलपमेंट है हमारे मुल्क की सियासी। देखिए जी, मैं आपके सवाल का जवाब अगर किसी और अंदाज से दूं तो आप सुन लीजिए। हकीकत ये है असल में कि अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत, ये सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, डिलीवर करने में इस कदर नाकाम हो कि ना तो आप पीने का पानी दे सके, ना आप तालीम दे सके, ना आप महंगाई को रोक सके, ना मजदूर को रोटी दे सके, तो फिर ये टीएलपी हकीकत नहीं, ऐसी बहुत सारी हकीकतें और भी आ जाएंगी। तो हकीकत उसके दूसरी तरफ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इमीडिएटली यू हैव टू रिफॉर्म योर इंस्टीट्यूशंस। इमीडिएटली आपको कुछ करना पड़ेगा गरीब आदमी का पेट भरने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, टीएलपी और नो टीएलपी, बहुत सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी। तो हकीकत लेफ्ट पर है, राइट पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन। ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया जनरल साहब, अपने प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ और उसके साथ साथ काबीना इजलास में क्या मजीद चीजें डिस्कस हुई हैं, वजीर आजम वज़रा से क्यों नाराज थे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे जो टीएलपी के साथ हुकूमत का मुआहिदा हुआ है, आखिरकार तनकीद क्यों हो रही है। उसके साथ साथ मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है और अभी तक ये डिस्कशन चल रही है कि कौन जीता है कौन हारा है इस तमाम डायलॉग के अंदर। लेकिन सबसे एक और बड़ी बात, जहां पर एक तरफ डायलॉग तो हो चुके हैं, मुआहिदे पर अमल दरामद भी जारी है, लेकिन एक ऐसी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं कि टीएलपी और हुकूमत के अंदर शायद आगे जाके इन फ्यूचर कोई सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है। अदिल, आप जानना चाहूंगी, पीटीआई के खुद मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम फ्यूचर में वो सियासी मामला टीएलपी के साथ देख रहे हैं, तो क्या ये इत्तेहाद हो सकता है, ये मुमकिन है? जी, उनके सेनेटर और उनके सेंट्रल पंजाब के सदर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई आम कोई शख्सियत ये बयान नहीं दे रही। और उन्होंने कहा है जी कि मुस्तकबिल में सियासी मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, हुकूमत और टीएलपी का जो मुआहिदा है खुशाइंद है। और उन्होंने बेसिकली इंदिया दिया है कि आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, आप देखें कि
2 दिन पहले पीटीआई की जमात दो दहशतगर्द दिन कह रही थी। पहले क्या बात हो रही थी, लेकिन असल में देखें ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी क्या है पंजाब की? पंजाब में ये तीसरे नंबर पर वोट लेने वाली सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान में ये छठे नंबर की सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है, जिसने 2 Neglect भी मिलियन कर से सकते हैं। ज्यादा वोट लिए हैं। और पंजाब के अंदर सिर्फ ये देखें 2018 के इलेक्शन में, तो जहां पर बड़ा टफ कंपटीशन था, जो इमरान खान साहब का लाहौर वाला हलका था या जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला सियालकोट वाला हलका था, इसके अलावा बहुत से हलके जहां पर चंद सौ या चंद हजार से जीतने वाले की लीड थी, वहां पर टीएलपी के जो वोट थे वो 10-10, 12-12 हजार थे। इसका मतलब है कि टीएलपी ने उस हलके में हारने और जीतने वाले की किस्मत का फैसला जो है उस पर वो असरअंदाज हुई है। और ये जो कहीं ना कहीं सियासी इंपॉर्टेंस है। ये तो देखें, जो ज्यादातर हलकों में जीत का जो मार्जिन है वो इतना ही होता है, 5,000, 10,000, 12,000। बहुत कम हलकों में ऐसे होता है कि कुछ 40-40 हजार की लीड होती है। तो अगर टीएलपी के लोग इतने वोट वहां से निकाल रहे हैं, तो इनके साथ जो एडजस्टमेंट आने वाले इलेक्शन में वो किसी भी जमात के लिए बड़ी अहम होगी। और मैं ये बताऊं कि सियासी हवाले से ये टीएलपी, जिसका कालदम का स्टेटस अब खत्म करने के हवाले से चीजें मुआहदे में आ गई हैं, ये अगर इनके साथ जो सियासी इत्तेहाद है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है किसी भी जमात के लिए। और ये आप देखें, इसको सियासत से रूल आउट नहीं कर सकते आप। इसे जब कौमी धारे में या सियासी धारे में जो लाने का फैसला है, पहली बात तो ये है कि इसको स्टेक होल्डर आप सिस्टम में बना रहे हैं, इसके स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी के स्टेक्स बढ़ाते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस ज्यादा आते हैं, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो बिहेव करना पड़ता है। एक तो है, मैंने कल भी ये कहा कि ये एक अकलमंदाना फैसला है कि आप इतनी बड़ी रियलिटी को आइसोलेट करके मसले का हल नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि इनके जाहिर है सिंध में इन्होंने सिंध असम्बली में इन्होंने नशिस्तें निकाली। पंजाब में इस मर्तबा इनका वोट बैंक जो है 2018 की निस्बत बड़ा है और आगे बढ़ेगा। और आगे जो डस्का का इलेक्शन था और जो बाई इलेक्शन अभी रिसेंटली पंजाब में हुए हैं, वहां पर टीएलपी के लोगों ने वोट लिए हैं। और ये तो एक जानिब कालदम का इन पर वो दाग लग गया, हाँ। इसके बावजूद इनके लोग खड़े होते हैं। और ये जो इलेक्शन, अच्छा कालदम अभी ये हुई उस अंदाज में इलेक्शन कमीशन में तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं कर सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फिर डिक्लेरेशन जो है उसकी तौसीक होती है, उसके बाद फिर मामला इलेक्शन कमीशन में आता है। तो इनका जो टीएलपी का जो मामला है, आने वाले वक्त में इनका जो अभी नजर आ रहा है वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सीटें शायद ना निकाल सकें इतनी, ये सीटें इतनी शायद ना निकाल सकें 2023 के इलेक्शन में, लेकिन हार और जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इनके साथ सियासी इत्तेहाद किसी भी सियासी जमात के लिए एक बड़ा ही ज्यादा उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो। अच्छा, मैं सिद्दीक की तरफ जाऊंगी। सिद्दीक, क्या आपको ये पॉसिबल लगता है कि पॉलिटिकल अलायंस बन सकती है आगे जाके? माजी में क्या आपको लगता था कि शेख रशीद साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ आ जाएंगे, इमरान खान उनको अपने साथ ले आएंगे? आपको लगता था बाबर रमान साहब? लेकिन एक परसेप्शन रेडियो होती है, ग्राउंड रियलिटीज बनती हैं। यहाँ पर तो भी हमें वो ग्राउंड रियलिटीज नजर नहीं आ रही हैं। और कातिल लीग जैसे कहा था जरदारी साहब ने, वो नहीं कि उसी हुकूमत में आगे जाकर इत्तेहादी बनेंगे। जिनको एमक्यूएम के बारे में क्या कहा करते थे इमरान खान साहब, इमरान खान साहब काफ लीग के बारे में क्या कहा करते थे? देखें, जब आपने इक़्तिदार बिल्कुल मौजूद है और 100% मौजूद है, और जो अदील बड़ाई साहब ने बात किया है वो 1000% दुरुस्त बात है। फजल रहमान के साथ भी हम एक अलायंस सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुल्क के मफाद में 1973 के आइन के तनाजुर में मुल्क की मफाद के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को किसी के साथ भी जाना पड़े वो जाने को तैयार हैं। अच्छा, अभी आप देखें कि उस दिन मैं उनको देख रहा था कि जो जलसा हुआ ये डीजी खान वाला, पर जिस तरह भी अदील बात कर रहे थे, अगर टीएलपी का एक रोल है किसी की हार या जीत में, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का भी तो है। नहीं, पंजाब में मौलाना फजल रहमान साहब का 4, 5, 6 हल्के ऐसे होंगे जहां में उनका मैक्सिमम 4 भी नहीं होंगे शायद, कि जहां पे उनका कोई रोल हो किसी को जिताने। तो गेम चेंजर पंजाब में है ना, पंजाब की पॉलिटिक्स है ना, और पंजाब में ये पंजाब में ही बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब, सिद्दीक साहब। बिल्कुल ऐसी है। और पंजाब में टीएलपी जिस जमात के साथ इत्तेहाद कर ले, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ, वो 40 से 50 MLAs उनके बनवा सकते हैं, जितवा सकते हैं, कंफर्म जितवा सकते हैं, जिसके साथ भी इत्तेहाद कर लें वो। देखें,
लेकिन क्या बाकी वुज़रा मानेंगे? थोड़ी देखिए, बात ये होती है, वुज़रा की राय एक जरूर होती है। जब पार्टी डिसाइड करने के लिए बैठती है ना, तो फिर क्या डिस्कशन होती है? डिस्कशन होती है, आरा होती हैं, खुल के कुछ मुखालफत करते हैं, कुछ इत्तफाक करते हैं। जब फैसला हो जाता है वो पार्टी का फैसला होता है और अक्सरियत के साथ फैसले होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इस बार यानी अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो पाती इसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट जो है वो लेने में, यानी कि उनको वहाँ पे वोट की सहूलत मिल सके, जो कि इनका मसला चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, अगर वो नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बेस्ट ये ऑप्शन होगा कि वो तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो करें, आप ये कहें कि इत्तेहाद करें। देखें, आप ये देखें कि जो एक परसेप्शन है मीडिया के अंदर वो क्या है कि आप तो कह रहे थे भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, आप तो ये कह रहे हैं, ये कौन कह रहा था ये बातें? सिर्फ फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। मुझे बाकी 60-70 की काबीना बाकियों के मुझे बयान दिखवाएं तहरीक लब्बैक के बारे में कहाँ थे? इसी एक स्टैंड पर तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी नाराज थे कि एक स्टैंड नहीं ले पाते हमारे वुज़रा। देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर अब अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि रिपोर्ट यही हुआ है, अगर तो उन्होंने कहा है तो ये उनकी सादगी है, वरना कल इस पे वैसे सदीक साहब तफसीली बात भी हम करेंगे, इस पे खसूसी एक चंक करेंगे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो MNAs के और वुज़रा के ये जो मसाइल और इनके कोऑर्डिनेशन है, इस पे हम कल खास तौर पे बात करेंगे। लेकिन सदीक साहब, TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती इख्तलाफ तो है ही नहीं है। उनका जो मकसद है वो मकसद तो उनका एक ही है, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से जो बात करते हैं। इख्तलाफ कहां पर हुआ था? इख्तलाफ हुआ था तरीकाकार पे, या जो सड़कें बंद करने वाला जो मामला था। अगरचे खुद सड़कें बंद करते रहे माजी में, खुद ये इस तरह जो अमूर थे रियासत के उनमें किस अंदाज में ये करते रहे, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं आगे जाकर सदीक साहब अगर इनका इत्तेहाद होता है तो ये गेम चेंजर। मुझे सबसे ज्यादा तो ये समझ नहीं आ रही कि फवाद चौधरी साहब क्या करेंगे। फवाद चौधरी साहब तो आज भी उनका अगर हम एक्सप्रेशंस देखें, उनका अंदाज़े गुफ्तगू देखें, ओवरऑल जो पोस्चर होता है इंसान का वो टोटल डिफरेंट नजर आ रहा था। क्योंकि कुछ दिन पहले उनका बिल्कुल सख्त स्टैंड था, आज टोटल डिफरेंट, और आज आप दोनों ये बातें भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अलायंस भी आगे जाके हो सकता है। तो अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं सदीक साहब और मारिया ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, फवाद चौधरी साहब जो रिवायती सियासतदान होते हैं ना, जो अवाम के सामने कोई और बात करते हैं, दिल में कोई और बात होती है, सियासी मसलहत कुछ और होती है, ये उस तरह नहीं है। ये गैर रिवायती अंदाज में चूंकि बात करते हैं, इस तरह बहुत से लोगों को अजीब लगती है। वो कुछ लोग मुनाफकत करते हैं, ये मुनाफकत वाली बात नहीं करते, जो इनके दिल में होती है ये बात कर देते हैं, ये अपनी कन्विक्शन से बात करते हैं, ये अपनी कन्विक्शन से बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह फवाद चौधरी साहब पे एक इल्जाम है ना, इन्होंने जी मीडिया के हवाले से बड़ा सख्त मौकफ जब 2018 में हुकूमत आई तो अपनाया। तो एक दफा फवाद चौधरी साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, एक टेलीविजन चैनल की एनिवर्सरी थी, और वहां पर मैंने उन्हें कहा, फवाद साहब आपने मीडिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया इस तरह की स्टेटमेंट्स देके कि जी मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, डिजिटल मीडिया आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने पहुंचाया, ये मीडिया ने खुद पहुंचाया। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा कि मीडिया में डॉक्यूमेंट्री आज कहां है, नजर आती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां है, नजर आती है। ये सब चीजें जब डिजिटल मीडिया पे जा रही हैं तो अच्छा, मैं उनकी बात सुन के वाकई कायल हुआ। इससे पहले मैं भी यही समझता था कि मीडिया के हवाले से वो स्टेटमेंट्स देते हैं, ये हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मीडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह वो बात जब करते हैं, वो चूंकि कन्विक्शन से कर देते हैं, तो लोग ये हमारे दूसरे रिवायती सियासतदानों के आदी हैं जो कि मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, लेकिन वो कैमरे के पीछे कोई और बात कर रहे होते हैं, मीडिया पे आके कुछ और बात करते हैं, ये कैमरे पे ये साफ साफ बात कर देते हैं, तो इसलिए बहुत से लोगों को अजीब लगती है। और मेरे उस्मान बुज़ार के हवाले से देख लें, कितनी स्टेटमेंट्स दी फवाद चौधरी साहब ने, ओपनली दी। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उस्मान बुज़ार के ऊपर को बात करे, खुल के बात की, जहां जहां उनकी हुकूमत की गलतियां थी उन्होंने खुल के इतराफ किया। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि देखें, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये तासुर दे रहे हैं कि फवाद साहब कोई खुदा न खास्ता कोई ये नामूस रिसालत के मामले की मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फवाद वो भी जो अंदाज था, जो पैटर्न था करने का, उससे इख्तलाफ कर रहे थे। देखिए फवाद साहब क्या कह रहे हैं, फवाद साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको राइट है, आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के सफीर को यहां से निकाल दिया जाए, इसका हक है आपको, ये राय रखना हर एक अपना हक है, ये आपकी राय है। लेकिन आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब ये मेरी राय है तो इसको मैं इन्फोर्स करवाऊंगा, अमल करवाऊंगा, ताकत के साथ करवाऊंगा, ये नहीं कर सकते आप। ये बात उनकी ठीक है, यानी वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु के मामले में उनको कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो भी यही कहते हैं। और जितना इंटरनेशनली, और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के बाद इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान के नैरेटिव के हवाले से किसी ने सबसे ज्यादा बात की है तो वो फवाद चौधरी साहब हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत है।
वो ये बात कर सकते हैं। जिस तरह से वो इंग्लिश में बात करते हैं, वकील भी हैं, मीडिया में भी उन्होंने काम किया है, और उनका जो हिस्ट्री है, बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल चीजें हैं, हर चीज के ऊपर उनकी ग्रिप है। इमरान खान साहब के बाद इंटरनेशनली अगर किसी ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नैरेटिव की बात की है वो फवाद चौधरी साहब हैं। तो ये तासुर देना गलत है कि वो खुदा ना खास्ता कोई नामूस रिसालत के मामले के मुखालिफ हैं, वो तरीकाकार की मुखालफत कर रहे हैं। और वो उनकी बात ठीक है कि कोई जमात भी कानून हाथ में लेके ये नहीं कह सकती कि हम जत्थे लेके आएंगे और आप हमारी मर्जी से कानून बनाएंगे और ये करेंगे। ये रियासत को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि रियासत की रेट एट द एंड ऑफ द डे कायम रहनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, तो आपको बताएंगे कि आज कैबिनेट के अंदर क्या हुआ है, वजीर आजम क्यों सख्त नाराज रहे, टीएलपी के हवाले से क्या मजीद फैसले लिए गए हैं, और इसके साथ साथ पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। इनसाइड स्टोरी आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, कल वजीर आजम इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। अदील, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी वजीर आजम को क्या जरूरत थी कौम से खिताब करने की? तासुर दिया जा रहा है कि शायद टीएलपी के मामले पर कौम से खिताब करेंगे। एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये कि आज जो इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है उसका क्या मकसद था? वजीर आजम इमरान खान खुद अपोजिशन का सामना करने के लिए बुनियादी तौर पे मैदान में आ रहे हैं। अच्छा। और कल से ये मामला शुरू हो जाएगा। इस वक्त अपोजिशन जो है वो क्या सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे रही है हुकूमत को, महंगाई के हवाले से। उसमें हुकूमत कहती है जी इंटरनेशनल प्राइसेस का जो प्रेशर है, और इसमें ऑयल प्राइसेस में कोई शक भी नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं सुनते। और अपोजिशन इस वक्त वाकई वो प्रेशर बनाने में कामयाब हुई है। यही वजह है कि अभी ये जो यकम से दोबारा रिवाइज होनी थी कीमतें, बल्कि इनमें इजाफा होना था, और इसमें ओगरा की समरी भी आ गई थी, तो वो मजबूरी के तहत इनको नहीं बढ़ानी पड़ी। उसकी रीजन ये है कि अपोजिशन ने इस हद तक प्रेशर जरूर बिल्ड किया था। अब कल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौम से खिताब में बुनियादी तौर पे वो सब्सिडीज और रिलीफ पैकेज फंड्स भी तो आए थे जिसकी वजह से एक होल्ड जी, वो एक इसमें कोई शक नहीं है जो सऊदी अरब से पैकेज मिला वो बड़ा रिलीफ था, लेकिन वो इस हद तक नहीं था कि ऑयल प्राइसेस जो आप महंगा तेल खरीद के लोगों को सस्ता दें। तो ये हुकूमत का बड़ा इम्तिहान है इस वक्त, सबसे बड़ा इम्तिहान ही इस वक्त महंगाई है। तो कल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब काफी दिनों बाद अब मीडिया पर आके इस अंदाज में जब ये कौम से खिताब करेंगे, तो उसमें वो जो टारगेटेड सब्सिडीज और जो रिलीफ पैकेज है, ये अपोजिशन का जो बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए भी ये हिकमत अमली है। और अगली महंगाई से, अब क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड तो सबको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, इसमें अगर किसी को रिलीफ देना है आपने ऑयल प्राइसेस के हवाले से, आपने शेयर खुर्दोनोश के हवाले से, तो वो आप टारगेटेड ही कर सकते हैं। तो इसमें 22 करोड़ अवाम को तो इस तरह दिया नहीं जा सकता, वो तो या तो कर्जे लेके सब्सिडीज दी जाएंगी, ये भी अगरचे देनी सब्सिडी है लेकिन हकदारों तक पहुंचे। दूसरा मामला यह है आज इत्तेहादियों के साथ भी उनको बैठना पड़ा, क्योंकि इसके बाद पार्लियामेंट में बड़ा मैदान लगने जा रहा है। वो जो बिल काफी अरसे से एक ऐवान से मंजूर होकर दूसरे से नहीं हो सके, और ये 30 के करीब बिल जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने हैं, और उसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल सबसे ऊपर, जिसकी एक हाइप भी क्रिएट हुई है, जिस पे कब से अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत ये आमने सामने है। और इस पे चूंकि अपोजिशन को फिर टफ टाइम देना है, और ये आखिरी फोरम है जहां से ये मंजूरी करवानी है, क्योंकि इससे पहले सेनेट से अगर ये मंजूर नहीं हो सके तो उस हवाले से इत्तेहादियों का एतमाद में लेना जरूरी था। इत्तेहादी जो हैं जाहिर है अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है वो तो वैसे ही लूप में होती है, तो इत्तेहादियों को एतमाद में लेके आगे से, यानी कल से बुनियादी तौर पे अपोजिशन का सामना करने के लिए खुद वजीर आजम जो है वो सियासी मैदान में उतर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं अदील की बात को सम अप करूं तो सिद्दीक वजीर आजम कल अवाम को ये कहने आ रहे हैं कि घबराना नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो वो फैक्ट्स सामने रखेंगे, इंटरनेशनली कौन कौन सी चीज़ें कितनी बड़ी हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, और साथ ही वो ये भी बात करेंगे कि जो रिलीफ देने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान पैकेज था नाम उसका, जो कामयाब पाकिस्तान जो उनका प्रोग्राम है, जिसमें मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है ना, तो ज़ाहिर है टारगेटेड सब्सिडी तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक किसानों के हवाले से कहा जा रहा है ना कि उनको जो है वो किसान कार्ड पहले दिए भी गए हैं, इसको जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि देखें आबादी बढ़ती चली जा रही है, और काश्त जो है
वो आपकी कम होती चली जा रही है, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप कहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इस तरह से शहर ना फैलें, मास्टर प्लान और ये सारी चीज़ें। देखें, आप किसान को जितना फैसिलिटेट करेंगे, वो जितनी ज़्यादा जो है फसल काश्त करेगा, उतना ज़्यादा आपकी जो आपकी डिपेंडेंसी है बाहर से चीज़ें मंगवाने की, और वो भी ये इस तरह की यानी गंदम, चीनी, ये कम होगी। तो ये एक मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होगा, आप अपने किसान को फैसिलिटेट करें। किसान, और ये देखें जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, यानी आपकी काश्त ज़्यादा हो जाएगी, ज़रूरत कम होगी, तो डेफिनेटली आपकी कीमतें नीचे आएंगी। वरना आपकी काश्त कम होगी, ज़रूरत ज़्यादा होगी, आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो रेट ज़्यादा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें किसान। और दूसरा ये है कि वो लोग जो ज़ाहिर है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इससे महंगाई से मुतासर हैं, उनको कोई ऐसा कार्ड दे दिया जाए, टारगेटेड सब्सिडी हो। लेकिन मसला यह है टारगेटेड सब्सिडी में कि यहाँ पे हमारा सिस्टम बहुत करप्ट है, और इसमें यह होता है कि टारगेटेड सब्सिडी में हम देखते हैं थोड़ी सी मुश्किलात आती है। जैसे आप ये यूटिलिटी स्टोर के देख लें कि वो चीज़ें फिर बाजार में बिक रही होती हैं। तो ये जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम से फॉलो किया, मेरे ख्याल से इस तरह के हमें स्ट्रैटेजी एहसास प्रोग्राम तो जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका निसार जिले इंतजामिया पे हुआ तो फिर आप ना ही समझें। ठीक हो गया। नाजरीन, इन शॉर्ट अगर मैं सिद्दीक और अदील की बात को सम अप करूं तो वज़ीर आज़म कल अवाम को एतमाद मिलेंगे महंगाई के हवाले से, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कि क्यों हुई, किस तरह से हुई, मयर्स के इन तमाम पहलुओं के ऊपर वज़ीर आज़म कल कौन से खिताब करेंगे। टाइम ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।